डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आप इन टॉपिक्स को, वैसे हम जानते हैं सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है बीएससी का, लेकिन अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करते हैं तो इन टॉपिक्स की मदद से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है वो है एनिमल डाइवर्सिटी। अब यहाँ हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्रोटोजोआ से लेके एनिलिडा तक। तो हर यूनिट में हमें यहाँ पर थोड़े बहुत फाइलम्स देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ बात करेंगे। अगर हम यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको प्रोटोजोआ से लेकर पूरा एनिलिडा तक, प्रोटोजोआ से एनिलिडा तक आपको क्लासिफिकेशन भी दिए गए हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स भी दिए गए हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण वाला, इसमें यही बताया गया है कि आपको प्रोटोजोआ से लेके एनिलिडा तक सभी के क्लासिफिकेशन दिए हैं और जनरल कैरेक्टर दिए हैं। अगर आपको इनका क्लासिफिकेशन याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं इतना ही कहूँगी प्रोटोजोआ से लेके एनिलिडा तक आप जनरल कैरेक्टर ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से फिक्स से 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है। और जो सेक्शन बी वाला हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें अथवा में आते हैं। हम जानते हैं एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के बीच में अथवा लगा हुआ है। ठीक है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन मतलब एक, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, एक क्वेश्चन तो वो इसी क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर से रिलेटेड होगा, और अगला जो क्वेश्चन आएगा वो ये 3 टॉपिक्स आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले है समिति। हम जानते हैं सिमेट्री क्या होती है, समिति क्या होती है, आपने पढ़े होंगे, इनके टाइप्स पढ़े होंगे, इनके एग्जांपल्स पढ़े होंगे। हाफ मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ें, और ये बहुत इजी भी है, आप इजी वे में इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। ये हमें मिलेगा 5 मार्क्स में देखने को। ठीक है। इसके बाद है देगुआ। सब जानते हैं सिलोम क्या है, इसके भी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें से भी हाफ मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, नहीं तो ये 5 मार्क्स में तो आना फिक्स है ही सही। तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ें। दूसरा यहाँ है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, संरचनात्मक संगठन। ये बहुत अच्छा चैप्टर है हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में, इजी वे में आप पढ़ लेंगे। इसमें ये बताना है कि आखिरकार ऑर्गेनिज्म बने कैसे, जैसे सेल्स हैं, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ये सभी डिटेल आपको इसमें बताना है। ये भी बहुत इजी रहने वाला है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है। तो यहाँ यूनिट नंबर फर्स्ट में अगर हम देखें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है समिति, देगुआ और संरचनात्मक संगठन। ये 3 टॉपिक तो आप अच्छी तरीके से कवर कर ही लीजिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स आपका सेक्शन बी वाला पोर्शन कवर करने में हेल्प करेगा। और 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन से, और मैंने बता दिया है प्रोटोजोआ से लेके एनिलिडा तक क्लासिफिकेशन यहाँ दे सकते हैं। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उनके जनरल कैरेक्टर जरूर से याद रखें, क्योंकि ये जो डिवाइडेशन होता है 5 मार्क्स हमें क्लासिफिकेशन के मिलते हैं और 5 मार्क्स जनरल कैरेक्टर्स के मिलते हैं। तो एटलीस्ट हम जनरल कैरेक्टर्स तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का पोर्शन कंप्लीट है। अब यूनिट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर सेकंड में हमें कंप्लीट प्रोटोजोआ पढ़ना है, और हम जानते हैं हमने प्रोटोजोआ में बहुत डिफरेंट टाइप के मेंबर्स पढ़े हैं। अब इसमें भी मैं तो बता देती हूँ कि जो सेक्शन बी में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन के बीच में अथवा लगा होता है। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पैरामीशियम से रिलेटेड मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट वाला हो चाहे सेकंड वाला हो, लेकिन ये फिक्स्ड है, एक क्वेश्चन आपको पैरामीशियम से दिया जाएगा और जो दूसरा क्वेश्चन है वो अदर मेंबर्स जो है प्रोटोजोआ के उनसे दिया जाएगा। जैसे वो लेशमानिया भी हो सकता है, जियार्डिया भी हो सकता है, ट्रिपैनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, बहुत सारा है। बहुत सबसे बड़ी यूनिट है ये हमारे पेपर फर्स्ट की। फिर भी आप इसमें
सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पैरामीशियम में जनन। हमने जनन के टाइप्स पढ़े थे और लैंगिक जनन जो होता है पैरामीशियम, उसके भी हमने टाइप्स पढ़े हैं। तो आप ये पैरामीशियम में जनन बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे तो अच्छी तरीके से पढ़ के जाए ही जाए। दूसरी बात, इस वाले टॉपिक में डायग्राम्स भी हैं, तो डायग्राम्स हमें बहुत अच्छी तरीके से बनाने हैं, साफ बनाने हैं, नेमिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि उनका अलग से हमें मार्क्स मिलता है। अगला जो टॉपिक है वो है पैरामीशियम में व्यवहार। आपने पढ़े होंगे, अनुचलन पढ़े होंगे, प्रकाशानुचलन, जलानुचलन, धारानुचलन, बहुत सारे हैं, वो चीज इसमें है। इसके अलावा फीडिंग, अशन, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर। ये फीडिंग भी हमें किसकी देखनी है? पैरामीशियम की। आखिरकार पैरामीशियम अशन किस तरीके से करता है, या उसमें भोजन ग्रहण करने की या पाचन की प्रक्रिया क्या है, ये भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ना है। तो पैरामीशियम, एक क्वेश्चन तो पैरामीशियम से हो गया हमारा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमें अदर मेंबर्स, जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट हमारे रहने वाला है लेशमानिया, उसके अलावा है ट्रिपैनोसोमा, और उसके अलावा है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। आप इन 3 टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करें। इसके अलावा आप जियार्डिया जो है वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी यहाँ इंपॉर्टेंट रह सकता है। दूसरी बात कि ये जो लेशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, प्लाज्मोडियम जो है, इनके डिजीज, इनके रोग जो हैं वो आप अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि उनसे रिलेटेड लेशमानिया के तो रोग है ही सही, वो रोग आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। 3 या 4 टाइप्स के हमने रोग पढ़े हैं, उन्हें अच्छी तरीके से आप कवर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों में देखने को मिलेगा। ट्रिपैनोसोमा की स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। इसके अलावा इसमें जो सीलिया है, फ्लैजिला है, उस फ्लैजिला के स्ट्रक्चर भी आप अच्छी तरीके से पढ़ें, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा ये बहुत इजी है, लेशमानिया, ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया, आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। आप प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल ऐसे टफ नहीं है, आप इसे 11th-12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ईजी है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन है, वो है प्रोटोजोआ में जल संतुलन या ओस्मो रेगुलेशन। यहाँ प्रोटोजोआ लिखा हुआ है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि प्रोटोजोआ में जल संतुलन बताइए, तो आप किसी का भी बता सकते हैं। अमीबा है, इसके अलावा पैरामीशियम है, बहुत सारे यहाँ पर हमारे स्टेजेस हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। लेकिन वो पर्सनली भी पूछ सकता है, जैसे पूछ लिया पैरामीशियम में जल संतुलन बताइए, अमीबा में जल संतुलन बताइए, ऑस्मो रेगुलेशन बताइए, तो ये इंपॉर्टेंट रहे टॉपिक, वो किसी का भी पूछ सकते हैं आपसे। मेनली वो पैरामीशियम या अमीबा का ही पूछेंगे, क्योंकि इन्हीं का ही मेन होता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। एक चीज आप और ध्यान रखें, यूनिट नंबर 2 में जब आप ट्रिपैनोसोमा पढ़ेंगे या अमीबा पढ़ेंगे, तो उस समय इनकी स्टेजेस आएंगी, या बहुरूपिता वर्ड से कुछ टॉपिक आएगा, आप वो टॉपिक भी अच्छे से पढ़ें, वो भी एग्जाम में आने लायक है और आया हुआ भी है, तो उसे आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में पैरामीशियम तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है पैरामीशियम के स्ट्रक्चर, लेकिन हमें उसके जनन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। लेशमानिया के जो रोग हैं, ट्रिपैनोसोमा के हैं, ये अच्छे से पढ़ना है। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट नंबर 2 का मैटर कंप्लीट है। यहाँ से 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों के ही क्वेश्चन बनते हैं, यानी ये अच्छी यूनिट है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। अब यूनिट नंबर 3 की हम बात करें, तो इस यूनिट नंबर 3 में हमारे 2 फाइलम है, पॉरीफेरा भी है और सिलेंटेट्रा भी है। हम जानते हैं पॉरीफेरा में हमारे साइकन पढ़ा था हमने, और सिलेंटेट्रा में हमने यहाँ पर ऑरेलिया पढ़ा था। दोनों से रिलेटेबल क्वेश्चन है। जो सेक्शन बी में हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपको पॉरीफेरा से मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको सिलेंटेट्रा से मिलेगा। तो ये चॉइस होती है कि या तो आप पॉरीफेरा कवर कर लीजिए या आप सिलेंटेट्रा कवर कर लीजिए, लेकिन 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं होता, वो पॉरीफेरा से आएगा या फिर सिलेंटेट्रा से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट
बहुत बड़ी यूनिट है, ये भी बहुत सारा मैटर है, लेकिन ये सिलेक्टेड यहाँ पर टॉपिक्स हैं, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल भी ना छोड़ें। चाहे आप पॉरीफेरा पढ़ें, चाहे आप सिलेंटेट्रा पढ़ें, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको कवर करना ही है, ठीक है। तो नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम की हम बात करें, नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम की हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके टाइप्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में और कभी कभी ये 10 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। अभी तक ये ज्यादातर 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके टाइप्स जो हैं उनसे भी आ सकता है कि एस्कॉन प्रकार का बताइए, साइकन प्रकार का कैनाल सिस्टम बताइए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, सेम कैनाल सिस्टम की तरह ही ये कोरल रीफ है, ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अच्छा, ये कोरल रीफ वाला जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेंटेट्रा से रिलेटेड है, और जो कैनाल सिस्टम है वो हमारे पॉरीफेरा से रिलेटेड है। तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से हमको इन्हें पढ़ना है। इसके अलावा साइकन का लाइफ साइकिल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। सेम ऐसे ऑरेलिया का लाइफ साइकिल, ऐसे इनके बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। आप अच्छी तरीके से इनका लाइफ साइकिल कवर करें। लाइफ साइकिल में जो इनके लार्वा आ रहे हैं, उन लार्वा को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइकन और ऑरेलिया का हमें लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है हमारे सिलेंटेट्रा में बहुरूपिता। ये 10 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और बहुत इजी है, आप इजीली इसे कवर कर लेंगे। तो यूनिट नंबर 3 में हमें कैनाल सिस्टम पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं सोचना कि इजी है या फिर नहीं पूछते एग्जाम में, डेफिनेटली पूछते हैं। कोरल रीफ भी डेफिनेटली पूछते हैं, आपको डेफिनेटली ये एग्जाम में कोरल रीफ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा साइकन का लाइफ साइकिल और ऑरेलिया का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र अच्छे से पढ़ना है, और सिलेंटेट्रा में बहुरूपिता तो अच्छे से पढ़नी है ही सही, क्योंकि ये डेफिनेटली 10 मार्क्स वाला जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो सिलेंटेट्रा में बहुरूपिता से ही बनेगा, या फिर ऑरेलिया का लाइफ साइकिल, क्योंकि जो लार्वा है वो ऑरेलिया में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे यूनिट नंबर 3 के। इसके बाद हम यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में हमको प्लेटेहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज, जिन्हें हम निमेटोड भी कहते हैं, ये 2 फाइलम हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। सेम वही पैटर्न है, सेक्शन बी वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन प्लेटेहेल्मिन्थीज से आएगा और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटोड से आएगा। और ये जो यूनिट है ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों से रिलेटेबल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट यूनिट है और इजी भी है, आप इजीली इसे कवर कर लेंगे। यहाँ बहुत सारा मैटर है, लेकिन आप ये 4 टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है फैशियोला का लाइफ साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस लाइफ साइकिल में फैशियोला के बहुत सारे लार्वा आएंगे। आपसे पर्सनली अलग अलग लार्वा पूछ लेंगे, रेडियल लार्वा बताइए, स्पोरोसिस्ट लार्वा बताइए, तो ये अलग अलग लार्वा पूछेंगे तो 5 मार्क्स में है। और अगर मेजर क्वेश्चन आया कि फैशियोला का जीवन चक्र बताइए, तो ये क्वेश्चन आएगा आपके 10 मार्क्स में, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा हेल्मिन्थीज में, या प्लेटेहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज दोनों की बात चल रही है, ठीक है। हेल्मिन्थीज में परजीवी अनुकूलन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में भी दे देते हैं, और ये फिक्स्ड है, ये डेफिनेटली आता ही आता है। अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे, प्लेटेहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स हैं, जंतु हैं, वो परजीवी के रूप में होते हैं, दूसरे जंतु के बाहर या अंदर रह के अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनके शरीर में या उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज है कि वो परजीवी के रूप में रह सके, वही अनुकूलन आपको यहाँ बताना है। और लगभग ये 8 से 10 अनुकूलन होने ही चाहिए, और इन्हें लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, हेडिंग हो, फिर हेडिंग के अंदर आप इनकी थ्योरी लिखें तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पे शो होता है। इसके अलावा यहाँ इम्पॉर्टेंट जो रहेगा हमारा वो है निमेटोड, परजीवी व उनके रोग।
निमेटोड यहाँ एस्के हेलमिंथीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, या तो वो आपको निमेटोड से देंगे या फिर वो एस्के हेलमिंथीज करके या एस्के हेलमिंथीज के परजीवी या उनके जंतु और उनसे होने वाले रोगों के बारे में बताइए, ऐसे क्वेश्चन देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें। ये आपके 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में आने लायक ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा फैशियोला के लार्वा तो बिल्कुल पढ़ के जाना ही है, एनी हाउ कंडीशन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा एग्जाम में। या तो आपको वो पूरा लाइफ साइकिल देगा, और लाइफ साइकिल नहीं आता है तो वो ओनली आपको कोई भी लार्वा दे देगा या डायरेक्ट बोल देगा फैशियोला के लार्वा बताइए। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आपको बहुत शॉर्टली बताना है, डायग्राम अच्छा बनाना है, शॉर्ट डिटेल बताना है। लेकिन अगर 10 मार्क्स में आता है तो डिटेल भी बताना है और अच्छे से लिखना भी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, वो है एनेलिडा। इसमें ओनली एनेलिडा ही है और हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट में भी हमें एनेलिडा तक ही पढ़ना है, इसके बाद के फाइलम हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो एनेलिडा का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, अच्छे से पढ़ना है। एनेलिडा के क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर्स, इनके लक्षण आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये इजी है, और किसी का आपको क्लासिफिकेशन याद हो चाहे ना हो, लेकिन आपको एनेलिडा का जरूर से याद हो जाएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ें। क्योंकि इस जो क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है ये यूनिट 5 में भी आ सकता है, यूनिट 1 में भी आ सकता है, तो आपके लिए इजी रह सकता है। लेकिन यूनिट नंबर 5 में इससे रिलेटेबल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 मार्क्स में भी आएगा और 10 मार्क्स में भी आएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया का दूसरा नाम जोंक भी है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नाम देगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि हमें पता है हिरुडिनेरिया का दूसरा नाम क्या है, जोंक है। तो हिरुडिनेरिया के स्ट्रक्चर, उसकी संरचना वो हमने पढ़ी है कि वो कैसा दिखता है, या जो उसकी बॉडी में जो खंड है, हर खंड में कौन कौन से ऑर्गन्स है, वो सब आपको अच्छी तरीके से बनाना है, डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ रहने वाला है हिरुडिनेरिया में पाचन, क्योंकि इसका पाचन की एक बहुत विशिष्ट प्रक्रिया है, अलग तरीका है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, बहुत इजी है, आराम से आप कवर करेंगे। इसके अलावा हिरुडिनेरिया का उत्सर्जन और जनन, ये भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हिरुडिनेरिया जो होता है उसका कोई लार्वा नहीं है, ठीक है, इसका कोई लार्वा नहीं है। ये जो 5th नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लार्वा है, जो बार बार रिपीट हुआ है और डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है, वो है ट्रोकोफोर लार्वा। ये ट्रोकोफोर लार्वा हिरुडिनेरिया का नहीं है, ये ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस का है, ठीक है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट भी है, तो यहाँ यूनिट नंबर 5 में बहुत मैटर है, लेकिन आप ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करें, इनसे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है एनेलिडा का अच्छे से, कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं, और हिरुडिनेरिया के और भी बहुत ऑर्गन्स हैं, जैसे संवेदी अंग है, परिसंचरण है, तंत्रिका तंत्र है, लेकिन उसका पाचन, उत्सर्जन और जनन, ये 3 टॉपिक आप अच्छी तरीके से पढ़ें। और ट्रोकोफोर लार्वा आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते ही पूछना है, ठीक है। तो आई होप कि इस लेक्चर से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।